नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए मोहित गुप्ता। बाय प्रोफेशन एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं पिछले 8 साल से सीए इन प्रैक्टिस हूँ। हम सीए की प्रैक्टिस करते हैं पिछले 8 साल से। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को समझने की। हम इसके ऊपर लेक्चर्स डिलीवर करना चाहते हैं ताकि हमारी जो 8 साल की नॉलेज है, जो ज्ञान हमने इकट्ठा करा, हम दूसरों को बांट सके, दूसरों के साथ शेयर कर सकें और दूसरों की कुछ मदद कर सकें अपने ज्ञान से, और दूसरों से हम कुछ मदद ले सकें। जो कोई भी जीएसटी को समझना चाहता है डिटेल में, नीचे से ऊपर तक, बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल बेसिक से, इवन आपके पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको कॉमर्स का कुछ भी नहीं पता, इवन 10th स्टूडेंट, 9th स्टूडेंट, 8th स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट भी, हम जीएसटी उसको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जीएसटी सबको समझ आए। हम जीएसटी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। जीएसटी के बेयर एक्ट मतलब कि मेन कानून को पढ़ेंगे, उसको पढ़ने का तरीका समझेंगे, उसके सारे रूल्स को पढ़ेंगे, सारे फॉर्म्स को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल प्रोसीजर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, अपील कैसे की जाती है, एडवांस रूलिंग क्या होती है, कैसे फाइल होती है, सब कुछ जीएसटी से रिलेटेड हम समझेंगे। बस हमें आपसे एक चीज़ चाहिए, निरंतर आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, पूरे वीडियोस से देखिए। अगर कोई कमी लगे, कुछ हमें सजेशन देना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से सजेशन दो ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। हम ज़्यादा टेक्निकल पर्सन नहीं हैं, हम ज़्यादा नहीं जानते, एक सिर्फ वीडियो को एडिटिंग करना हमें नहीं आता है, तो हम सिर्फ वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने लैपटॉप से एज आ स्क्रीन रिकॉर्डर लगाकर, और वीडियोस बना रहे हैं, मर्ज करके एक अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी अगर वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से, रिसोर्सेज की भी कमी होने की वजह से शायद हम अभी इसको बहुत जल्दी इम्प्रूव ना कर सकें। अगर हमें व्यूज़ अच्छे मिलते हैं, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है, तो हम इस चैनल को बढ़ाएंगे और वीडियोस अपलोड करेंगे, अगर हमें लगता है कि हमारी वीडियो से किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए, और हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो से कुछ बेनिफिट उठा पा रहे हैं और आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट से। किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके नाम को समझते हैं। नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। क्या है? इट इज़ एन एक्ट। ये एक एक्ट है। एक्ट क्या होता है और बिल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अगर इंडिया में या कहीं पर भी कोई कानून बनता है तो उसके पीछे एक्ट वर्ड लिख दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो कानून बन चुका है, वो कानून एप्लीकेबल हो चुका है। जब तक वो कानून नहीं बना होगा उसके पीछे एक्ट वर्ड नहीं लिखा जा सकता। उसके पीछे तब तक वो ड्राफ्ट में होगा, मतलब कि वो अभी पेंडिंग है, अप्रूवल उसे नहीं मिली है, तो हम उसको बिल के रूप में जानेंगे, ना कि एक्ट के रूप में। अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी तक नहीं बिल बना होता तो हम इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल बोलते, ना कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट है तो मतलब कि ये कानून बन चुका है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थप्पा मार दिया है, ये एप्लीकेबल है इंडिया के अंदर। कोई भी कानून के पीछे एक्ट है तो मतलब कि वो इंडिया में कानून बन चुका है। अब कानून बनने में और उसकी एप्लीकेबल होने में थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि कानून बन गया है लेकिन गवर्नमेंट ये कहते हैं कि कानून तो हमने बना दिया है, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा एक पर्टिकुलर डेट से, या 1 साल बाद, 2 साल बाद। ठीक है, इफ़ेक्टिव डेट अलग हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कानून बन गया तो वो इफ़ेक्टिव है। कानून बन गया है लेकिन उसकी इफ़ेक्टिव डेट फ्यूचर में है कि तब से वो कानून एप्लीकेबल होने वाला है। जैसे कि हमने आज एक कानून बनाया है कि कोई भी बाहर मास्क पहन के नहीं जाएगा तो उसके ऊपर 2,000 रुपये का चालान है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव होगा अगले महीने की 1 तारीख से। कानून तो बन गया, इफ़ेक्टिव हो रहा है 1 अप्रैल, अगली तारीख की 1 महीने से। तो तब तक आप जा सकते हो बिना मास्क के, आप पे टैक्स चालान नहीं कटेगा, लेकिन कानून है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं हुआ, अभी एप्लीकेबल हो रहा है अगले महीने से। तो इसलिए एक्ट बन सकता है, एप्लीकेबल किसी अगली डेट से हो सकता है। आप बात समझ रहे हैं? तो एक्ट का मतलब जो कानून बन गया, और बिल का मतलब जो अभी कानून नहीं बना, अभी ड्राफ्ट वर्जन के अंदर है।
अब हम समझेंगे टैक्स का मतलब। टैक्स क्या होता है? अब जो हमारी सरकार होती है, उस सरकार बहुत सारे खर्चे करती है, रोड्स बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडीज़ देती है, ठीक है, डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, मिलिट्री के ऊपर खर्चा करती है, रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा करती है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे करती है गवर्नमेंट, उसके एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है आपको। उस खर्चे के लिए उनको कुछ इनकम चाहिए होगी, पैसा कहीं से तो लेके आएगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो पैसा लेकर आएगी, उसको सोर्स ऑफ इनकम एक कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसमें से एक सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स। तो टैक्स इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। एक तो गवर्नमेंट खुद बिजनेस भी करती है, पीएसयूज़ हैं बहुत सारे गवर्नमेंट के, बैंकिंग सेक्टर आप देखोगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं बहुत सारी, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पैसा कमाती है। और बहुत सारी और काम भी करती है, जैसे रेलवेज़ है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर है, तो रेलवे से पैसा आता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बिजनेस भी करती है। और गवर्नमेंट बिजनेस करने के बावजूद भी गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स कलेक्ट, इतना सोर्स ऑफ इनकम कलेक्ट नहीं हो पाता है कि वो पूरे खर्चे अपने उठा सके। तो गवर्नमेंट लोगों से पैसे कलेक्ट करती है इन द वे ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट के लोगों के पास जाएगी, इंडियन पॉपुलेशन के पास जाएगी, उनको कहेगी हमको कुछ पैसा दो ताकि हम खर्चा कर सके, सरकार चला सके, सरकार का खर्चा हम उठा सकें। तो गवर्नमेंट लोगों से दो तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक डायरेक्ट टैक्सेशन के रूप में, एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रूप में। डायरेक्टली मतलब है सीधा सीधा मांग लेना, हमारे पास आई पैसे दो, हमको देने पड़ेंगे, उसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन। एक होती है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मतलब कि हमारे पास सीधा सीधा नहीं आ रही है, घुमा फिरा के हमसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है और हमें पता भी नहीं चले, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कि इनडायरेक्टली हमसे पैसा कलेक्ट कर लिया जाए। अब डायरेक्ट टैक्सेशन का एक एग्जांपल है, मात्र एक एग्जांपल है, जो इंडिया में एप्लीकेबल भी है, सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है इनकम टैक्स। आप अगर साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं, गवर्नमेंट आएगी आपके पास और कहेगी 10 लाख रुपए का 30%, 20%, 10% हमको दे दो, ठीक है ना, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो इंडिया में, तो इतना परसेंटेज हमारा बनता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेशन। 10 लाख रुपए कमाए, 15% समझ लो आपने उनको दे दिया, 1.5 लाख रुपए इसमें से डायरेक्टली आपने उनको दे दिया, डायरेक्टली आपसे रिकवर कर लिया गया। एक एग्जांपल और होता है डायरेक्ट टैक्स का, वो होता है वेल्थ टैक्स। मतलब कि गवर्नमेंट कहती है आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितने मकान है, कितनी गाड़ियाँ है, कितनी ज्वेलरी है, सब कुछ मिला फिला के जितना भी बनता है उसका कुछ परसेंटेज हमको दे दो, 1%। हर सालाना होता है ये। इनकम टैक्स भी सालाना इकट्ठा किया जाता है, वेल्थ टैक्स भी सालाना इकट्ठा किया जाता है। वेल्थ टैक्स अब एप्लीकेबल नहीं रहा है, पहले हुआ करता था एप्लीकेबल, आज के टाइम पे अबॉलिश हो चुका है, अब एप्लीकेबल नहीं है सिर्फ। तो डायरेक्ट टैक्स का सिर्फ एक मेजर एग्जांपल है और ओनली एग्जांपल है, वो है इनकम टैक्स। गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रूप में हमसे पैसा इकट्ठा करती है, जो इनकम पे जो उसको अपना शेयर ले जाती है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में गवर्नमेंट क्या कहती है, पैसा तो उसको हमसे ही कलेक्ट करना है, लेकिन इनडायरेक्टली रिकवर करेगी। वो कैसे करेगी? वो जाएगी बिजनेसमैन्स के पास जो बिज़नेस करते हैं। तो बिजनेसमैन को कहेगी अगर आप कुछ भी बेच रहे हो तो उसका कुछ परसेंटेज हमको दे दो। जैसे समझ लो आप लैपटॉप खरीद के लेके आते हो, तो आप वो लैपटॉप जो बेच रहा है उसके पास चली जाएगी और उसको बोलेगी अगर आप लैपटॉप बेचोगे तो 10% आपको इसका हमको देना पड़ेगा। तो समझ लो लैपटॉप है 50,000 का, गवर्नमेंट उसको कहेगी 50,000 का बेचो, 5,000 रुपये हमें सबमिट कर दो। अब क्या करेगा जो सेलर है लैपटॉप्स का, वो क्या करेगा, खुद तो अपनी जेब से जमा नहीं करेगा, लोगों से कलेक्ट करेगा। लोगों को कहेगा कि सर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है इतना, ठीक है ना, ये 50,000 का लैपटॉप है, लेकिन 5,000 रुपये आपको इसके ऊपर टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा, 55,000 रुपये का ये लैपटॉप आपको पड़ेगा। तो हम उस लैपटॉप के 55,000 रुपये देकर आते हैं, जो लैपटॉप 50,000 का है, वो 5,000 रुपये सेलर की जेब में नहीं जाते, उस सेलर को वो 5,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करवाने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने वो पैसा इनडायरेक्टली हमसे रिकवर कर लिया, लेकिन थ्रू सेलर। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब इस तरीके से एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर कोई आपसे पूछे क्या कोई भी इंडिया के अंदर बिना टैक्स दिए है? नहीं है। टैक्सेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल इंडिया पे? 100% पॉपुलेशन पे टैक्सेशन एप्लीकेबल है और हर कोई पर्सन इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कुछ ना कुछ टैक्सेशन गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत कम लोग देते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हो रहा है। अब एक गरीब है, वो एक ब्रश खरीदने जाता है 100 रुपये का,
₹50 का, ₹10 का, उसको भी उतने का ही पड़ेगा ब्रश। एक अमीर जाएगा वो ब्रश उसी क्वालिटी का खरीदने जाएगा, उसको भी इतना ही का ही पड़ेगा ब्रश, लेकिन दोनों की जेब से सेम टैक्स जा रहा है। एक गरीब भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है एक ब्रश के ऊपर जितना एक अमीर पे कर रहा है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लगा रखे हैं दो तरीके से, एक डायरेक्ट टैक्सेशन और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से लगा रखे हैं। जीएसटी के आने से पहले तो बहुत सारे तरीके थे। अब जीएसटी के आने से पहले कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से टैक्सेशन लगता था। इनडायरेक्ट टैक्सेशन गवर्नमेंट कहती थी, समझ लीजिए आप एक लैपटॉप का एग्जांपल लेते थे, जो लैपटॉप बना रहा है गवर्नमेंट उसको कहती थी आप लैपटॉप बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चलो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स दो हमको, एक्साइज ड्यूटी बोलते थे उसे, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। मतलब कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25,000 रुपये है, इसका कुछ परसेंटेज हमको दे दो। कैलकुलेशन अलग तरीके से होती थी, कॉस्टिंग पे नहीं होती थी, किस अलग तरीके से होती थी, सेल वैल्यू का ही कुछ परसेंटेज ले लेते थे वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता था, डिस्प्यूट भी हो सकते थे कि ये कवर कर रहे हैं ये नहीं कर रहे, तो वो एक सेल वैल्यू का कुछ परसेंटेज ले लेती थी। ठीक है, तो इसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी, कि मैन्युफैक्चरिंग आप कुछ कर रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हमको टैक्स दे दो। चलो एचपी वालों ने, एचपी का बार बार एग्जांपल आ रहा है क्योंकि मैं एचपी का लैपटॉप यूज़ करता हूँ, कोई भी लैपटॉप। अब मैन्युफैक्चरर ने लैपटॉप मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर करा कुछ भी तो टैक्स पे कर दिया। उसके बाद उन्होंने सेल करा, आप फिर से आ गई, चलो आप सेल कर रहे हो, 50,000 रुपये का लैपटॉप सेल कर रहे हो, चलो फिर से हमको टैक्स दे दो। अब वो टैक्स उनसे फिर से कलेक्ट कर लिया। अब वो लैपटॉप किसी सीए ने खरीद लिया, हमने खरीद लिया, हम आगे सर्विसेज आगे पे कर रहे हैं, उस लैपटॉप को यूज़ करके सर्विसेज पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट फिर से आ जाती थी और हमको कहती थी अच्छा सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज के ऊपर टैक्स हमको पे कर दो, 50,000 की सर्विस है, इसका 10% निकालो, 5,000 रुपये हमको दे दो। तो सब क्या करते थे, मैन्युफैक्चरर आगे जिसको बेच रहा है उससे टैक्स कलेक्ट कर लेता था, जो आगे कंज्यूमर को बेचता था हमसे टैक्स कलेक्ट कर लेता था। और हम क्या करते हैं, हम अपनी सर्विसेज देते हैं, हम पे टैक्स लगता है तो हम आगे से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देते थे। तो इस तरीके से टैक्सेशन चलती थी, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स, सेल के ऊपर टैक्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर टैक्स, इवन और टैक्स होते थे, एंट्री टैक्स होता था। एंट्री टैक्स का मतलब होता था अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट को सेल कर रही है कुछ भी माल, समझ लीजिए पहले जो सेल टैक्स लगता था, थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को। एक तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स आपने समझाया, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। एक होता था सेल ऑफ गुड्स के ऊपर टैक्स, कि कोई भी माल बेचोगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जितनी भी स्टेट होती थी वो गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता था अपना अपना कानून अलग अलग बनाती थी। राजस्थान की गवर्नमेंट अलग कानून बनाएगी, यूपी की गवर्नमेंट अलग कानून बनाएगी, हर गवर्नमेंट अपना अपना कानून बनाएगी अपने अपने टैक्स के लिए, गुड्सों से ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो जितनी 28 स्टेट्स थी, 29 स्टेट्स थी, सब के ऊपर एक एक कानून बना हुआ था, हर गवर्नमेंट का अपना कानून अलग था। और सर्विसेज के ऊपर एक कानून अलग था जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी। अब क्या होता था, एक स्टेट दूसरी स्टेट को सेल कर रही है कुछ, अगर समझ लो विद इन दिल्ली सेल हो रहा है, तब तो दिल्ली कानून उसके ऊपर जो टैक्स लगाती थी वो फॉलो करके उस पर टैक्स पे कर देते थे। अब दिल्ली समझ लो यूपी को सेल कर रही है, तो दिल्ली गवर्नमेंट भी आ जाती थी, यूपी गवर्नमेंट भी आ जाती थी, और दोनों टैक्स कलेक्ट करना चाह रही है। दिल्ली कहती थी मेरी स्टेट ने बेचा है माल, यूपी गवर्नमेंट कहती थी मेरी स्टेट ने माल खरीदा है तो मुझे टैक्स चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट कहती थी मुझे टैक्स चाहिए। तो इस बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट को माल बेच रही है तो हम इसके ऊपर CST लगाएंगे, सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है, ना तुम्हारा वैट लगेगा ना तुम्हारा वैट लगेगा, हम एक CST लगाएंगे, वो CST हमें कलेक्ट होगा, ना तुम दोनों को किसी को नहीं मिलेगा। जब हमें मिलेगा तो तब हम तुम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमारा काम है। तो एक सेंट्रल सेल टैक्स हो रहा जाता था, एक स्टेट दूसरे स्टेट को सेल करती थी। तो इसी तरीके से जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को सेल करती थी तो दूसरी स्टेट क्या करती थी, एक एंट्री टैक्स लगा देती थी कि आप मेरे यहाँ से माल स्टार्ट हुआ, यूपी में एंटर हुआ, यूपी कहती इसको एंटर मैं तब होने दूंगी जब आप मुझे टैक्स पे करोगे, उसको बोलते थे एंट्री टैक्स। ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्सेशन हुआ करता था। फिर आता था एक पर्सन है, वो अमेरिका से कुछ माल इंपोर्ट कर रहा है। अब इंपोर्ट करते हुए बीच में गवर्नमेंट आ जाती थी, वो कहती थी आपने कुछ माल इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका से इंडिया के अंदर, तो आपको इसके ऊपर कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा इंपोर्ट करने का नाम पे। उसे बोलते हैं आज भी एप्लीकेबल है इंपोर्ट ड्यूटी, कि कुछ भी माल इंडिया के अंदर इंपोर्ट करोगे आप उसे इंपोर्ट ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, टैक्सेशन। कुछ भी माल 50 लाख रुपए का माल इंपोर्ट करा, उसका 10% 15% जो भी टैक्सेशन रेट होंगे उसका अपने को कुछ परसेंटेज पे कर देना है गवर्नमेंट को।
उसे बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। इवन इम्पोर्ट ड्यूटी में इम्पोर्ट जब आप करते हो तो गवर्नमेंट कहती थी अच्छा अगर आप इंडिया से माल खरीदते तो आप वैट तो पे करते हैं ना इसके ऊपर, चलो वैट भी पे करो हमको, जितना आप इंडिया में वैट पे करते थे उतना ही वैट आप हमको इम्पोर्ट वाले गुड्स पे भी पे करो इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ साथ। अच्छा एक टैक्स और लगा देती थी, चाइना से माल इम्पोर्ट कर रहे हो बहुत सस्ता माल आता है, इंडिया में इतना सस्ता माल बेचोगे तो इंडिया पे कंपटीशन कैसे हो पाएगा, इंडियन मार्केट कैसे खड़ी हो पाएगी, वो तो डूब जाएगी। इतना सस्ता माल में इंडिया में 100 रुपये का माल बनता है, आप 40 रुपये का खरीद के लेके आ रहे हो, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उसको सर्वाइव करने के लिए हमको आपके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ेगी या फिर सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगानी पड़ेंगी, बहुत सारी ड्यूटीज़ लगा देती थी। इम्पोर्ट ड्यूटी प्लस वैट प्लस सेफ गार्ड ड्यूटीज़, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ऐसे बहुत सारे और नाम हैं जो गवर्नमेंट लगाती है इम्पोर्ट के ऊपर, आज भी लगाती है पहले भी लगाती थी। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये मोटे मोटे एग्जाम्पल यही थे सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के होते थे जीएसटी से पहले। अब जीएसटी के आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो वैट लगता था उसको अबोलिश करो, जो सर्विस टैक्स लगता था उसको अबोलिश करो, जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी के नाम से उसको अबोलिश करो, जो एंटी टैक्स लगता था उसको अबोलिश करो, सबको ख़त्म करके एक सिंगल टैक्स आएगा जिसका नाम होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। अब क्या हुआ, पहले 28 स्टेट होती थी, 28 उनतीस जितनी भी स्टेट होती थी वो सारी स्टेट अपना अपना कानून बनाती थी गुड्स के ऊपर, अगर गुड्स बिकेगा तो क्या टैक्स कैलकुलेट होगा। अब सारी 28 स्टेट के बदले एक कानून आ गया। पहले एक सर्विस टैक्स होता था जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता था, वो भी मर्ज हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर। जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स होता था वो भी मर्ज हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर। जो एंटी टैक्स होता था सारी स्टेट अपना अपना एंटी टैक्स का कानून बनाती थी, 28-29 स्टेट होती थी, सारी के सारी मर्ज होकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर चली गई हैं। तो इतने सारे कानून मर्ज हो गए हैं, सारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं, अब एक सिंगल कानून रह गया। पहले आपको कितने, समझ लो एक सप्लायर है पूमा, एडिडास, ऐसे बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स हैं जिनकी हर स्टेट के अंदर दुकानें हैं, हर स्टेट में बिजनेस है। अब उनको क्या करना पड़ता था, हर स्टेट का कानून पढ़ना पड़ता था। यूपी में काम करिए तो यूपी का कानून पढ़ो, राजस्थान में काम करिए तो राजस्थान का कानून पढ़ो। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, 28 स्टेट का कानून पढ़ने की बजाय 28 स्टेट का कानून वैट के लिए अलग, एंटी टैक्स के लिए अलग, 28 दूनी 56 तो यही हो गए, एक सर्विस टैक्स हो गया 57, एक एक्साइज ड्यूटी हो गया 58, ऐसे बतेरे टैक्स और भी थे, ठीक है ना, जिसकी गिनती ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं, इतने सारे मर्ज हो गए एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, अब सिर्फ एक कानून पढ़ना पड़ेगा। कितना सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया ना, पढ़ना समझना उसको एनालाइज करना, डिस्प्यूट कितने कम हो गए हैं। तो इसको एक सिंगल टैक्स बोला गया। अब इसका नाम क्या रखा गया, अब हमने टैक्स समझ लिया टैक्स क्या होता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज, ये टैक्स किसके ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होगी सिर्फ वहीं पे ये टैक्स एप्लीकेबल होगा, वरना कहीं नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें गुड्स भी नहीं है सर्विसेज भी नहीं है तो वो इस टैक्स के दायरे के अंदर नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल एक एग्जांपल समझ लीजिए। आपने अपनी बिल्डिंग है, आपकी कोई बिल्डिंग है, आपका मकान है, आपने उसको बेच दिया, ठीक है, आपने उसको बेच दिया। अब हमको ये देखना पड़ेगा क्या ये गुड्स था या सर्विस था। अब ये कौन, ये बातें कहाँ लिखी है सारी की सारी, ये गुड्स था कौन बोलेगा, ये गुड्स है या सर्विस है, कि बातें कौन बताएगा, ये बातें बताएगा ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। इसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या क्या बातें लिखी हुई हम थोड़ा एनालाइज करते हैं, हमें समझना क्या होता है, हमें करना क्या, हमें ये बात तो समझ आ गई गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये है कि जब भी आप कोई गुड्स बेचोगे, जब भी कोई आप सर्विसेज की सप्लाई करोगे तो उसका कुछ परसेंटेज जितनी भी आप सप्लाई करोगे गवर्नमेंट को आपको वो पे करना है। बस ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। समझ लो आपने एक जूता बेचा 100 रुपये का, गवर्नमेंट कहेगी 10% हमको पे कर दो। बस आप क्या करोगे, 100 रुपये पे 10 रुपये और ऐड करोगे, उसको सामने वाले को 110 का बेचोगे, 10 रुपये उससे कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को पे कर दोगे। सर्विसेज मैं सी ये हूँ, 5,000 रुपये की सर्विसेज हम आगे किसी को दे रहे हैं, हम 10% ऐड करेंगे, 5,500 का बिल काटेंगे, 500 रुपये गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे, ठीक है ना। इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट कहते हैं। बस यही इसका मोटा मोटा मतलब है। अब इसकी सारी प्रोसीजर को, हमें ये प्रोसीजर करना कैसे है, कैसे कलेक्शन होगी, कैसे पेमेंट होगी, किस गुड्स के ऊपर क्या रेट है, मतलब 10% है, किसी पे 12 होगा, किसी पे 16 होगा, कोई गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट कहेगी 10% पे करो, कोई गुड्स कहेगी इसके ऊपर 50% पे करो, कोई गुड्स पे कहेगी इसे 2% पे करो। तो रेट्स आएंगे सारे के सारे अलग अलग, हमको समझने होंगे किस गुड्स के ऊपर क्या रेट है, किस सर्विस के ऊपर क्या रेट है, तो हमें ये समझना होगा सारा कुछ। तो ये सब कुछ कानून के अंदर लिखा होगा। तो कैसे कलेक्शन होगी, आप कलेक्ट कैसे करोगे,
कैसे आपको कलेक्ट करने के लिए सामने वाले पर्सन को कैसे इनवॉइस काटना है, इनवॉइस के ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए। जब आप उससे कलेक्ट कर लोगे तो गवर्नमेंट को कैसे पे करोगे, पे करने के बाद आप अपना मंथली डेटा गवर्नमेंट को कैसे दोगे। अब अगर आपने सब कुछ पे करा, कलेक्ट करा, गवर्नमेंट को पे करा, फ्रॉड हो सकते हैं, आप चोरी कर सकते हो, उस चोरी को कैसे पकड़ा जाएगा, चोरी पकड़ ली तो उसके बाद आपको सज़ा क्या मिलेगी, रिटर्न कैसे फाइल होंगी। ठीक है, आपको कोई डिस्प्यूट है, आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो उसके बारे में कैसे क्लैरिफिकेशंस आएंगे, आप कैसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। ऐसे बतेरी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर लिखी होगी जो हमको सब कुछ पढ़ना है। जैसे गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन ही क्या है, क्या बिल्डिंग कोई गुड्स है या सर्विस है, ये बात हमें कैसे पता चलेगी, ये बात पता चलेगी हमको इस कानून को पढ़कर। हम आपको बता दें, अगर कोई आप बिल्डिंग है आपकी, अगर आप उसको बेचते हो ना वो कोई गुड है ना कोई वो सर्विस है, तो इसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होने वाला। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में नहीं आ रही होगी। ठीक है, जैसे अगर आप किसी को लोन देते हो, ना कोई ये गुड्स है ना कोई सर्विस है, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। हाँ, अगर आप उसे इंटरेस्ट कमा रहे हो तो ये सर्विस हो सकती है, लेकिन क्या पता ये सर्विस होने के बावजूद भी इस पर टैक्स ना लगे। गवर्नमेंट कहती है ठीक है ये सर्विस है, लेकिन हम इसके ऊपर तब भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं, तो एक एग्जम्पशन लिस्ट आएगी। एग्जम्पशन मतलब कि एग्जम्प्ट, माफ़ कर दिया, कि अगर आप ये तब भी करोगे तब भी आपको टैक्स नहीं देना। तो ऐसे एग्जम्पशन, एग्जम्प्टर मतलब माफ़ करने की लिस्ट, कि ऐसे हमने ऐसी बहुत सारी लिस्ट हमें पढ़नी पड़ेगी कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनको माफ़ कर दिया, जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, एग्जम्प्ट है। आगे से वर्ड याद रखोगे आप, एग्जम्प्ट का मतलब है ऐसे कौन से गुड्स या सर्विसेज है जिनको एग्जम्प्ट मतलब माफ़ कर दिया गया है, जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। ठीक है, एग्जम्प्ट का मतलब माफ़ कर देना, टैक्स नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझना है। बात आई समझ। अब हम समझेंगे एक छोटा सा, या डिटेल में सब पढ़ेंगे आगे जाके कि कैसे कैसे हम सीरीज़ वाइज चलेंगे, बिल्कुल सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। सेक्शन क्या होते हैं, कानून क्या होता है, कैसे कानून बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है एक्ट का, सब कुछ समझेंगे। आज सिर्फ हम इसका नाम समझेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, कि ये है क्या। आई होपफुली आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट क्या है। ये कानून एक्ट मतलब ये कानून है, कानून की चीज़ का ये टैक्सेशन कानून है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर द गवर्नमेंट। और ये किसके ऊपर लगता है, ये लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है वहाँ टैक्स नहीं लगेगा। आपने कुछ पैसा कमाया है सिर्फ, ठीक है, आप जॉब करते हो, आपके बैंक में कोई पैसा आया है, तो इसके ऊपर ये कानून एप्लीकेबल नहीं है। जॉब के ऊपर ये कानून एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, सर मैं जॉब करता हूँ, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ सामने वाले को, तो क्यों नहीं एप्लीकेबल है। क्योंकि ये कानून में ही लिखा हुआ है, क्योंकि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन ना कोई गुड्स है ना कोई सर्विसेज है, ये कानून में ही लिख दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। तो हमें ये सब कुछ समझना पड़ेगा कि ये लोगों को कन्फ्यूजन होती है कहाँ से नॉलेज गेन करें, कैसे नॉलेज गेन करें। इस कानून के थ्रू ही नॉलेज गेन कर सकते हो, इसमें सब कुछ ही लिखा हुआ है। आई होपफुली आपको बात समझ आई होगी, आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। ये हम हर लेक्चर के पीछे एक नंबरिंग डाल देंगे 01 02 करके, ताकि आप सीरीज़ वाइज लेक्चर को देख सको और उसको समझ सको। लेक्चर्स बहुत लेंथी है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लेंथी लेक्चर्स डालें। शॉर्ट्स वीडियोस भी बना सकते थे, लेकिन हम डिटेल लेक्चर्स देना चाहते हैं, और ना ही मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ है कि मैं आपको आधे घंटे का लेक्चर 5 मिनट में समझा सकता हूँ। लेकिन आपको समझ आए ना आए, 100 में से 10 बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, 90% लोगों को क्या पता समझ ही ना आए। तो इस तरीके से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक एक बच्चे को हर डिटेल में क्वेरीज समझाएं, मतलब समझाएं एक एक वर्ड का, एक एक चीज़ का। जितना हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश करी, नहीं तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता और डिटेल में जाते। तो आई होपफुली अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए, तो अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे समझ आएगा कि ये लेक्चर मेरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लोगों को अच्छे लग रहे हैं लेक्चर, ताकि मैं और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू सो मच।